Hello students, today I am going to start a new chapter of class 10 geography, chapter 6 industries manufacturing. So what is all this manufacturing industries all about? तो देखो सबसे पहले जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स का या रॉ मटेरियल का, तो उस प्रोसेस को और जो क्वांटिटी ये जनरेट करता है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. जितने भी कच्चे पदार्थ हों उसका हम उत्पादन करें, उसका परिवर्तन करें और उसके अधिक मात्रा की वस्तुओं का निर्माण करें, तो उन वस्तुओं को क्या मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है. तो एक तरीके का ये क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि कागज़ लकड़ी से या शुगर केन से, लोहे की आयरन ओर से, या हम देख सकते हैं एल्युमिनियम बॉक्साइट कहाँ से आता है, या जो आप क्लोथ्स पहनते हो ये कहाँ से आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. तो अलग अलग सेक्टर्स पे लोग एम्प्लॉय करे गए हैं जो इनको बनाने में, निर्माण करने में काम करते हैं. तो इन लोगों का काम है कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में हम कैसे आगे बढ़ा सकें. यही हमारी प्राइमरी मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं. तो जब प्राइमरी कच्चे माल को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, और उस माल को जब फिनिश प्रोडक्ट में बनाते हैं तो हम उसको सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं. तो ये प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटी एक बार जानना बहुत ज़रूरी है. जो भी चीज़ का निर्माण होता है, स्टार्टिंग होती है, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं, चाहे वो हो एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग इंडस्ट्री. सेकेंडरी एक्टिविटी होता है कोई भी चीज़ का फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचना. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो भी फैक्ट्रीज़ का होता है वो सेकेंडरी आता है. और टेरिटरी एक्टिविटी होता है उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना या कम्युनिकेशन के द्वारा भेजना. तो देखो जितने भी वर्कर्स हैं, अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है रोजगार पाने के लिए. तो हमें ये भी मानना है कि कार, ब्यूरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरी, हर कैटेगरी में लोग इन्वॉल्व हैं. और लोगों का काम ही है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग में काम करना डेवलपमेंट के लिए, ताकि इसमें कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़े. तो आखिरकार अगर हम जानें कि इम्पोर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो ये एक बैकबोन है इकोनॉमी का. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प करता है हमें और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए एग्रीकल्चर में. और ये हमारी कंट्री का बैकबोन है क्योंकि सब लोग इससे डिपेंडेंट हैं. तो एग्रीकल्चर हमें इनकम जनरेट करता है, जॉब प्रोवाइड करता है सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटी में. तो जो भी सेवाएं हैं रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए, कृषि हो या निर्भरता हो, ये सारे सेक्टर्स में काम करता है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक प्री कंडीशन है और ये इरेडिकेट करता है, ख़त्म करता है बेरोजगारी को, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और पॉवर्टी, गरीबी कंट्री की. तो इसकी मेन फिलॉसफी इसके पीछे यही है कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ और जॉइंट वेंचर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो ये गरीब लोगों को काम दें. जो पिछड़े क्षेत्र की पिछड़ी जनजातियां हैं उनको अपने उद्योग में लगाएं और उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ताकि वो इंडस्ट्री में काम करें, उनको पैसा मिले, उनका घर खर्च चले. Export of manufacturing good expands trade and commerce and bring in much needed foreign exchange. तो देखो निर्माण हो रहा है या हम अपनी इच्छाएं रख रहे हैं, तो हमें इससे देखो फॉरेन एक्सचेंज मिले, मतलब विदेशी मुद्राएं प्राप्त हो, चाहे डॉलर हो, डेन हो, जो भी मुद्राएं बाहर हैं, तो वो करेंसी हमारे देश में आए. तो इससे हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा. तो कंट्री दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड ऑफ हाई वैल्यू आर प्रॉस्परस. तो देखो जो भी देश विकसित हैं, जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यन तौर पे आगे विभाजित कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो देखो इंडिया प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विक एज पॉसिबल. तो देखो भारत में एक विकास है, शीघ्र औद्योगिक शक्तियाँ हैं. तो अगर हम बात करें कृषि या उद्योग, तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं. ये एक तरीके का बायलैटरल प्रोसेस है, दे मूव हैंड इन हैंड. तो एग्रो इंडस्ट्रीज इंडिया में मेजर बूस्ट है एग्रीकल्चर
मैन्युफैक्चर मटेरियल सेल करता है प्रोडक्ट में, चाहे वो इरिगेशन हो, पंप हो, फर्टिलाइजर हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, प्लास्टिक हो, पीवीसी पाइप्स हो, मशीन्स हो, टूल्स हो। तो ये डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाता है, फॉर्मर डेवलपमेंट करता है। तो हमें इन चीज़ों को प्रोत्साहित करना है, क्यों? ताकि सिंचाई के लिए पंप हो सके हमारे पास, प्लास्टिक पाइप हो सके, मशीन हो सके, औजार हो सके, ताकि ये हमारे उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के स्तर पर लेके जाए, विकसित कर सके हमारी चीज़ें। अब अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे असिस्ट करता है एग्रीकल्चर में, तो देखो ये सबसे पहले तो कंट्रीब्यूट करता है हमारी नेशनल इकोनॉमी में। तो देखो हमने हमेशा से देखा है कि 2 दशकों से हम देख रहे हैं कि घरेलू उत्पादन जो हम अपने यहीं पर करते हैं उसका योगदान 27% रहता है। और फिर हम देखते हैं 10% जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस है, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो भारत में देखो अगर हम माने तो एशियन देशों से ज़्यादा हमारे पास ताकत है मैन्युफैक्चरिंग की भी सस्ते, बस हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जब अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमें उस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। बाकी देश बढ़ते चले जा रहे हैं और हम अपना नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो यही हमारा सबसे बड़ा एक है प्रॉब्लम। कभी कभार आ जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, NMCC का मतलब क्या है, तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, इसका इंडस्ट्रियल लोकेशन में क्या असर पड़ता है। तो देखो इंडस्ट्रियल लोकेशन कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्री बनाना कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। नेचर जानना, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, लेबर कहाँ से मिलेगा, कैपिटल कहाँ से मिलेगा, पावर कहाँ से मिलेगी, मार्केट कहाँ से मिलेगा, तो ये एक जगह अवेलेबल नहीं होता। तो देखो हमें ये मानना है कि देखो सभी कारखाने एक स्थान पर पाए जाना लगभग असंभव है। तो हमें ऐसा एरिया लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, कम कीमत पे कितना काम हो सके वो देखना पड़ेगा, साथ में वो एरिया देखना पड़ेगा जहाँ पर ये आ जा सके, वहाँ पर बैंकिंग बीमा की सुविधा हो, पर्यावरण नष्ट ना हो, लोग हमें मिल सके काम करने के लिए। तो बहुत से फैक्टर्स अरेंज करने लोअर कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टिव, फाइनेंशियल, ऑल प्लेज अ मेजर रोल। तो ये भी हमारा एग्लोमरेशन सोसाइटी को एक देता है डेवलपमेंट। तो अर्बन सेंटर्स यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज अगर हम कहें प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से भी धीरे धीरे ये स्थान बढ़ता जा रहा है। और स्वतंत्रता के पहले भी हमने देखा था उद्योग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ट्रेड होता था हमारे यहाँ ओवरसीज से, एक्सपोर्ट होता था काली मिर्च, जूट, टी, कॉफ़ी, ये सब एक्सपोर्टेशन जाता था हमारा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से। तो जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर अभी का नहीं है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर सालों पुराना है। तो अगर हम देखें, देखो क्या इनपुट लगता है इसमें, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री आउटपुट, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, इससे पैसा आता है और फिर वो पैसा दोबारा इन सब चीज़ों में लग जाता है। तो देखो कच्चा माल कहाँ से आना है, लैंड, लेबर, कैपिटल कैसे मिलना है, उद्योग को कैसे बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो ये इनपुट है। इसको हमें ट्रांसपोर्ट कैसे कराना है, परिवहन, फैक्ट्री जिसको हम कारखाना कहते, आउटपुट तैयार माल, ट्रांसपोर्ट परिवहन, अब जो बन गया उसको भी भेजना पड़ेगा, मार्केट बाजार है, और मनी आना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, हिंड्रेंस फैक्टर्स दैट हैव टू बी कैरी आउट। तो इंडस्ट्रीज मार्केट लीकेज एक तरीके का बहुत बड़ा सेक्टर प्ले करता है फॉर द परफेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कैसे हैं, तो देखो बहुत से आइटम्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो कि क्लासिफाई करे गए हैं। जैसे ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, वेजिटेबल ऑयल है, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल। तो इस और भी है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं कॉटन, जूट, वुड, सिल्क, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल आना। मिनरल बेस्ड है हमारे यहाँ आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, टूल, प्रोटोकेमिकल, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इनका मेजर रोल क्या है इंडस्ट्रीज़ का। तो देखो कृषि और खनिज का बेसिक क्या है इम्पोर्टेंस। तो देखो बेसिक की है कि सप्लाई हो प्रोडक्ट का, रॉ मटेरियल बनता रहे, मैन्युफैक्चर होता रहा, आयरन, स्टील, कॉपर प्रोडक्शन बढ़ता रहे, स्मेल्टिंग होती रहे।
कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो हम रोज़ में यूज़ करते हैं चीज़ें, जैसे रोज़ शक्कर चाहिए, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फ़ैन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जो छोटे पैगाम में बनाती है, 1 करोड़ की लागत रहती है इसमें, तो वो कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर की होती है, ओन्ड और ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, जैसे है BHEL और सेल। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ ये डाइवर्जन्स हैं, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज़। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री होती हैं जो दो इंडस्ट्री मिल के साथ में काम करती हैं, पब्लिक और प्राइवेट, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है। कोऑपरेटिव होती हैं जिनका पूल शेयर होता है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। तो और इसके बाद आती है हमारी एग्जांपल क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज़, जैसे ऑयल, स्विंग मशीन, निटिंग, ये सारी। लाइट इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़ भी हैं। हैवी इंडस्ट्रीज़ हमारी आयरन एंड स्टील, लाइट इंडस्ट्री है रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिक गुड इंडस्ट्री। तो ये डाइवर्सिफाइड है, कभी एक नंबर का आ जाता है कि हैवी इंडस्ट्री का एग्जांपल दो या लाइट इंडस्ट्री का एग्जांपल दो। फिर इसके आगे अगर हम देखें, देखो लोकेशन कैसी होनी चाहिए, तो देखो ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ सबसे पहले कच्चा माल बहुत अच्छा मिले, मतलब कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट द साइट। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, तो उस स्थान पर उतना उत्पादन की लागत हो। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, तो उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय हो। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, तो उत्पादन के विवरण में क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें थोड़ा पढ़ के रखना है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू।